बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। इन दिनों बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तेज बहाव और बारिश की गड़गड़ाहट कमलेश को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। हर सुबह उठते ही कमलेश सबसे पहले अपने खेत पर जाता। वह मिट्टी से मेड़ों को ऊंचा करता ताकि बारिश का पानी खेत के अंदर न आ सके। काम करते करते उसकी नज़र बार बार नदी की तरफ चली जाती, मानो वह हर पल उसके बढ़ते पानी को परख रहा हो। एक दिन जब कमलेश खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग चौपाल के पास खड़े होकर बारिश की बात कर रहे थे। कमलेश उनके पास गया और बोला, अरे ओ चाचा जी, राम राम। आखिर यह बारिश कब रुकेगी? अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा पूरा गांव और फसल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अरे बेटा कमलेश, यह तो अभी बारिश की बस शुरुआत है। श्रावण और भादों के महीने यूं ही बरसते हैं। अभी तो कई दिन तक पानी थमने वाला नहीं है। खेतों की हालत तो अब भगवान ही बचा सकते हैं बेटा। लेकिन चाचा, अगर हालात ऐसे ही रहे और बारिश इसी तरह होती रही तो मेरे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तब मैं क्या करूंगा? आप ही बताइए। बेटा, तू ही तो हमेशा कहा करता था कि चारों तरफ बारिश हो रही है, बस हमारे गांव में ही नहीं हो रही। अब जब बारिश हो रही है तो उसका डर भी तुम्हें सताने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब इंसान अपनी वाणी की मर्यादा तोड़ देता है तो विनाश शुरू हो जाता है, और जब प्रकृति अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश हो जाता है। अब बस कुदरत के फैसले का इंतजार करना ही हमारे हाथ में है। अरे भाई कमलेश, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर फसल बर्बाद भी हो गई तो अब उसके लिए भी एक उपाय है। मनीष, तू ये क्या कह रहा है? कहीं पागल तो नहीं हो गया? अगर फसल बर्बाद हो गई तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अरे कमलेश, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। तुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या? नहीं भाई, कौन सी योजना? जरा ठीक से बता। फसल बीमा योजना। अब किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अगर फसल किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो सरकार उसकी भरपाई के लिए मुआवजा देती है। बेटा कमलेश, मैंने तो अपनी फसल का बीमा पहले ही करवा लिया है। तू भी फॉर्म भर और बैंक में जमा कर दे, तेरा भी बीमा हो जाएगा। अरे चाचा, आपने तो बड़ी समझदारी दिखाई है, वरना आप तो हमेशा थोड़े लापरवाह ही रहते थे। हाँ बेटा, समय बदल गया है। अब मौसम का कोई भरोसा नहीं। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कोई नहीं जानता। इसलिए अब फसल का बीमा करवाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी बीच तेज बारिश और हवाओं के बीच कमलेश अकेले ही सरकारी दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है। नमस्ते साहब, क्या यहाँ फसल बीमा का काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब, मैं तो यहीं बैठा हूं ताकि किसान भाइयों की मदद कर सकूं। बस आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए साहब? आपकी जमीन के असली कागज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, और बीमा की प्रक्रिया के लिए तुम्हें 6,000 रुपए अलग से देने होंगे। लेकिन साहब, मेरी जमीन के असली कागज तो मुखिया जी के पास गिरवी रखे हैं। तो पहले उनसे कागज लेकर आओ। जब तक असली कागज नहीं होंगे हम कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। अब तुम जा सकते हो। सरकारी दफ्तर से निकलते ही कमलेश सीधे मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। मुखिया जी, आपके पास जो मेरी जमीन के कागज गिरवी रखे हैं, कृपया करके मुझे दे दीजिए। मुझे अपनी फसल का बीमा करवाना है। देख कमलेश, मैं तेरे जैसे आदमी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। अगर तू कागज लेकर कहीं भाग गया तो? नहीं मुखिया जी, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मुझे बस अपनी फसल का बीमा करवाना है। कागज मिलते ही मैं तुरंत आपको वापस कर दूंगा। ठीक है कमलेश, मान लिया कि तू ईमानदार है, लेकिन बता, बीमा कराने में कितने पैसे लगेंगे? मुखिया जी, सिर्फ 6,000 रुपए लग रहे हैं, तभी कागज जमा होंगे और बीमा का कवरेज मिलेगा।
तो ऐसा कर, पैसे मुझे दे दे, मैं खुद जाकर तेरा बीमा करवा दूंगा। एजेंट भी मेरा जान पहचान का है, काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये लीजिए 6,000 रुपए, कृपया मेरा काम ध्यान से करवा दीजिएगा। कमलेश पैसे देकर घर की ओर लौट पड़ता है। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश में भीगता हुआ थका हारा कमलेश किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता और उम्मीद दोनों चल रही थी। अरे जी, आपको कुछ पता भी है? पूरा दिन हो गया, ना कोई खबर ना कोई पता। इतनी तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अरे गौरी, पहले एक कप गरम चाय तो बना ला, पूरा भीग गया हूँ। चाय पी लूंगा तो बदन थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर आराम से तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ, पहले ये बताइए कि आप इतनी देर तक थे कहाँ? देखो गौरी, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गया था। जो भी कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हारे और अनु के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वो सब ठीक है, लेकिन आप गए कहाँ थे? इससे पहले आप हमेशा जल्दी आ जाते थे। आज ऐसा क्या कांड कर दिए हो जो इतनी देरी से आ रहे हो? देखो गौरी, हमारी जमीन नदी के बिल्कुल पास है। अगर बाढ़ आ गई तो सब कुछ डूब जाएगा। खेत, फसल और हमारी सारी मेहनत, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी चिंता में मैं आज बाहर गया था। मैंने हमारी फसल का बीमा भी करवा लिया है। अब अगर कुदरत ने कोई कहर बरपाया तो कम से कम हमारे नुकसान की कुछ भरपाई तो मिल ही जाएगी। अरे जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। अब थोड़ी तसल्ली मिली है। कम से कम हमें भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। रात का समय था। आसमान में काले बादल और घने हो गए थे। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगी। नालियां उफान पर थीं और गांव का हर कोना पानी में डूबता जा रहा था। कमलेश चिंतित होकर बार बार दरवाजे से बाहर झांक रहा था। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं खेत में पानी न भर जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सुबह होते ही उसका पूरा खेत डूब गया। हे भगवान, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी मदद करो प्रभु। उदास और टूटा हुआ कमलेश भारी कदमों से खेत से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे मनीष मिलता है। अरे कमलेश भाई, मेरा तो पूरा खेत डूब गया। अब मैं क्या करूं? साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मनीष भाई, तुमने फसल का बीमा नहीं करवाया था क्या? बीमा? वो क्या होता है भाई? मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया। अरे भाई, कम से कम बीमा तो करवा लेते। देखो, मेरा भी खेत पूरी तरह डूब गया है, लेकिन मुझे सरकार से आगे चलकर मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है। तभी वहाँ रमेश काका भी आ जाते हैं और कमलेश की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, कमलेश सही कह रहा है, मेरा भी खेत डूब गया था, लेकिन मैंने और कमलेश ने पहले ही फसल का बीमा करवा लिया था। अब हमें सरकार से भरपाई मिल जाएगी। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं भी बीमा करवा लेता। अब तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगा। हे भगवान। समय बीतता है। 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन कमलेश को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिलता। घर का हाल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। गौरी चिंतित होकर कहती है, अरे जी, अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अनवी सुबह से भूखी बैठी है, कब तक ऐसे ही चलेगा? हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहा गया था कि 1 महीने में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अब तो 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं आया। एक काम करो जी, जाकर रमेश काका से पूछो। हो सकता है उनके बीमा के पैसे आ गए हों, तब पता चलेगा कि प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। तेज बारिश के बीच कमलेश रमेश काका के घर पहुंचता है। अरे बेटा कमलेश, तू इतनी बारिश में यहाँ क्यों आया है?
चाचा जी, बस ये पूछने आया था कि आपके बीमा का जो मुआवजा था वो आया है या नहीं। हाँ बेटा, मेरे बीमा का पैसा तो 1 हफ्ते पहले ही मेरे खाते में आ गया था। लेकिन चाचा, मुझे तो अभी तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अनवी भी सुबह से भूखी है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बीमा का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बीमा तुमसे 1 दिन पहले हुआ था और तुम्हारा बीमा मेरे 1 दिन बाद। फिर भी तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आया। यह सुनकर कमलेश और भी ज्यादा चिंतित हो गया। तेज बारिश में भीगते हुए वह सीधे सरकारी दफ्तर की ओर भागा। दफ्तर पहुंचते ही उसने घबराई आवाज में कहा, साहब जी, मैंने अपनी फसल का बीमा करवाया था। सारे कागज मुखिया जी ने खुद जमा किए थे, लेकिन अभी तक मेरे खाते में 1 भी रुपया नहीं आया है, जबकि गांव के बाकी लोगों के खाते में पैसा आ चुका है। तुम्हारी जमीन किस जगह पर है? साहब, मेरी जमीन नदी किनारे है। मेरा नाम कमलेश है और मेरे पिता का नाम बलवंत है। ओह, वो जमीन? लेकिन उस जमीन का बीमा तो मुखिया जी के नाम से कराया गया है। वे खुद यहाँ आए थे और कह रहे थे कि ये जमीन उन्हीं की है, इसलिए बीमा का पूरा भुगतान भी उसी के खाते में कर दिया गया है। क्या यह कैसे हो सकता है साहब? जमीन तो मेरी है, मेरे ही नाम पर है। जरूर उसने आपको नकली या डुप्लीकेट कागज दिखाए होंगे। देखो, हमें क्या पता कि कौन से कागज असली हैं और कौन से नकली। जो कागज हमारे पास जमा कराए गए, हमें वो सही लगे, इसलिए हमने प्रक्रिया पूरी कर दी। लेकिन साहब, वो पैसे मेरे थे, मेरी साल भर की मेहनत का सहारा थे। आप पढ़े लिखे हैं, बिना सही जांच पड़ताल के ऐसे कैसे किसी और के खाते में पैसे दे दिए? उस समय जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनते ही कमलेश पूरी तरह टूट गया। भारी कदमों से वह सरकारी दफ्तर से बाहर निकलता है। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। कमलेश को अब पूरी तरह पता चल चुका था कि उसके फसल बीमा का पैसा गांव के मुखिया शेखर लाल के खाते में चला गया है। उसने उसी पल तय कर लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगा। कमलेश गुस्से में मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर जोर से चिल्लाया, मुखिया, बाहर निकल। गरीब का पैसा खाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अगर हिम्मत है तो चौपाल पर आकर मिल। पूरे गांव वालों के सामने तेरी सच्चाई उजागर कर दूंगा। पहले तू चौपाल पर आ, मैं वहीं आ रहा हूँ। अंदर से मुखिया की आवाज आई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन कमलेश के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था। वह तेज कदमों से गांव की चौपाल की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। सबको समझ आ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी शेखर लाल अपने घर से बाहर निकलकर चौपाल की ओर आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे प्यारे कमलेश, तू मुझे इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक, तूने मेरे बीमा का पैसा अपने खाते में डलवा लिया और अब यहाँ आकर नाटक कर रहा है। साहब ने खुद मुझे बताया है कि तूने मेरे नाम के नकली कागज दिखाकर पैसे ले लिए। अरे कमलेश, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। सरकारी कामों में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा तो चलता ही रहता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब सिस्टम की गलती है। सिस्टम नहीं, सब तेरी गलती है। तूने मेरे नाम पर धोखा किया है। ये पैसा मेरी मेहनत का था, मेरे खून पसीने की कमाई थी। हमारे पैसे भी अब तक नहीं आए हैं। मुखिया जी ने हमसे भी कागज लिए थे। हमसे भी कागज लिए थे। हाँ जी, हमारे पैसे भी अब तक नहीं आए हैं। मुखिया जी ने हमसे भी कागज लिए थे और कहा था कि वो खुद बीमा करवा देंगे। अरे अरे, सब शांत रहो, मैंने कुछ नहीं किया है। यह सब झूठी अफवाह है। कमलेश मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है शेखर लाल। हमारे पास सबूत है। यह देखिए, ये सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। इसमें साफ लिखा है कि गांव के कई किसानों के बीमा का पैसा एक ही खाते में ट्रांसफर हुआ है और वह खाता शेखर लाल के नाम पर है। शेखर लाल का चेहरा पीला पड़ गया।
उसके होंठ सूख गए और आवाज लड़खड़ाने लगी। स्थिति बिगड़ती देख उसने अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पहले से ही सतर्क थी। गांव वालों ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता मुखिया। जितने लोगों का पैसा तूने खाया है उसका हिसाब आज यहीं देना पड़ेगा। रचना ने उसी समय पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की जीप गांव की चौपाल पर पहुंच गई। शेखर लाल, तुम्हें सरकारी धन की हेराफेरी और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। सच हमेशा देर से सामने आता है मुखिया, लेकिन आता जरूर है। पुलिस शेखर लाल को जीप में बैठाकर ले गई। गांव के लोग चुपचाप उस दृश्य को देखते रहे। इसके बाद सभी गांव वाले कमलेश के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई उसकी हिम्मत और सच्चाई की तारीफ कर रहा था। कमलेश बेटा, आज तेरी आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया है। अगर तू हिम्मत न दिखाता तो शायद हम सब यूं ही लूटते रहते। अब से गांव में कोई भी अन्याय और अधर्म के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। हाँ चाचा जी, अब समय आ गया है कि हम सब बुराई के खिलाफ डटकर खड़े हों। अब जो भी अन्याय करेगा उसे इसी तरह सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो।